अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। सालिसी और पंचायत सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। सुप्रीम कोर्ट का काम कानून और आइन के मुताबिक फैसला करना है। इलेक्शन के लिए अक्टूबर नवंबर की तारीख बनती है। इत्तेहादियों का मुतफिका फैसला है और इलेक्शन अक्टूबर में होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच को पार्लियामान ने कबूल नहीं किया। पार्लियामान आज भी समझती है कि फैसला 4-3 का है, 3-2 या 5-2 का नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये बात आज इत्तेहादी जुमातों के इजलास और उसके बाद फिर काबीना के इजलास में भी तकरीर करते हुए कही। उन्होंने 3 शख्सियात को कौमी असम्बली की इस्तेकाकी कमेटी में तलब करने की तजवीज़ भी जो है वो सामने आई, लेकिन उस पर खुलकर उन्होंने बात नहीं की। अब शहबाज शरीफ ने मजीद ये कहा कि एक रोज़ इलेक्शन होने चाहिए, इत्तेहादी जमातों में इत्तेफाक है, लेकिन इंतखाबात नवंबर में ही होंगे। 13 अगस्त को पार्लियामान की मुद्दत खत्म होगी। 3 माह बाद नवंबर में ही आम इंतखाबात की तारीख बनती है। एक दिन इलेक्शन होने चाहिए, कब होने चाहिए, इस बारे में इत्तेहादी पार्टीज के अंदर तो मुकम्मल एका है और इत्तेफाक है कि इलेक्शंस नवंबर में जो भी उसकी डेट बनती है। 13 अगस्त को पार्लियामान की मुद्दत खत्म होती है और उसके बाद अगर 90 दिन शामिल किए जाएं तो वो नवंबर अक्टूबर में वो तारीख बनती है। अब उसके बाद जनाब वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी जो है वो तकरीर की और उस तकरीर में उन्होंने बड़ी खुलकर जो बातें की वो भी हम आपके सामने रखते हैं। उनके बकौल इदारा कैसे लिख सकता है कि आप पार्लियामान के फैसले को भूल जाएं। हम 4-3 के अक्सरियती फैसले के साथ इज़ारे यकजहती करते हैं। जबरदस्ती एक सूबे का इलेक्शन पहले कराया जा रहा है तो कहीं ना कहीं से आवाज तो उठेगी। इसी तरह बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि आईनी मुद्दत पूरे होने पर मुल्क भर में एक ही साथ इलेक्शन होने चाहिए। जो अहम बात उन्होंने की वो ये कि पार्लियामेंट अब लकीर खींचनी पड़ेगी, यानी एक रेड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि अब किसी वजीर आजम को नाअहल नहीं किया जा सकता। वक्त इस मुल्क में चंद अन्नासर की जिद की वजह से बार बार पार्लियामान जो मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस है, जो मदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका तौहीन किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, ये अदालत कैसे हुक्म कर सकता है वजीर आजम को, या कैसा इशारा दे सकता है वजीर आजम को कि मनी बिल के मैटर पे हम इस पार्लियामान के पास ही ना आ जाए, उनसे इजाजत ही ना मांगे। इस पूरा हाउस की इज्तिमाई का अगर प्रिविलेज ब्रीच हो चुका है तो आपका एक प्रिविलेज कमेटी है और मेरा ख्याल में ये जो ऑफेंसिव ऑर्डर है आला अदलिया की तरफ से, इसको प्रिविलेज कमेटी में उठाना चाहिए। आज पार्लियामान में गर्मा गर्म तकरीरें भी हुई। आपने बिलावल भुट्टो को सुना, शहबाज शरीफ साहब को सुना, इसके अलावा भी काफ़ी तकरीरें हुई और क्रक्स उसका ये है कि नवंबर से पहले किसी सूरत हुकूमत राजी नहीं है कि इंतखाबात हों। साथ में स्पीकर कौमी असम्बली ने ये कहा कि तमाम जजेस को बशमूल चीफ जस्टिस को ख़त लिखा जाएगा और अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि ये तौहीन पार्लियामान हो रही है। ये मामला किस तरफ जाएगा? कमर जमान कायरा साहब बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ इस वक्त भी मौजूद हैं, पार्लियामान में भी मौजूद थे। ये मामला किस तरफ जा रहा है, उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। कमर जमान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बड़ा एक क्लियर कट मैसेज आज पार्लियामान ने दे दिया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने भी। एक तो बिलावल भुट्टो का ये जुमला कि पार्लियामान को अब लकीर खींचनी है कि हमारे किसी वजीर आजम को अदलिया या कोई और इदारा जो है वो नाअहल नहीं कर सकता। दूसरा जो एक वाज़ेह पैगाम गया वो ये कि नवंबर से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते और अदलिया का जो फैसला था पंजाब में इलेक्शन के बारे में उसे अक़लियती फैसला करार देते हुए मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद कायरा साहब, कल अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाती है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ या काबीना के खिलाफ या इवन पूरी पार्लियामान के खिलाफ, फिर अगला लाएअमल क्या होगा आपका? पहली गुजारिश तो यह है कि ये जो इस फैसले का जिक्र फरमा रहे हैं इसको पहली दफा नहीं, पार्लियामान इसको कुछ तीसरी दफा मुस्तरद कर रही है और उसके बारे में अपनी राय दे चुकी है, कोई नई बात नहीं है। दूसरी गुजारिश ये है कि वाज़ेह तौर पे यकीनन जब एक इदारे को जो मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस है, लेकिन पार्लियामान वो इदारा है जो सुप्रीम कोर्ट का नाम बदल दे, उसका काम बदल दे, उसका इख्तियार बदल दे या उसके वजूद को खत्म करके कोई नया वजूद दे दे, ये है उसका इख्तियार। अब उसको अगर आप ये हुक्म देने शुरू कर दे
आप गवर्नमेंट को ये हुक्म दे कि पार्लिमान की तरफ जाने वाला जो आईनी रास्ता है या वहां जो काम है उसको छोड़े, हम जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है। तो ये रास्ता जो जुडिशल एक्टिविज्म का है, इसने माजी में भी पाकिस्तान का बहुत नुकसान किया है। हम वाज़े तौर पे पहले दिन से कह रहे हैं, पार्लिमान कह रही है कि हम इस 4-3 के फैसले के बाद इस फैसले को तस्लीम नहीं करते। लेकिन अगर आपने कहा हुकूमत को कि पैसे दें और पार्लिमान ने कहा कि नहीं, पार्लिमान ज्यादा बेहतर जानती है कि इस मुल्क की सियासत और इसको इकट्ठा रखने का तरीका क्या है। क्या इस मुल्क की अदालतों ने इस मुल्क को इकट्ठा रखा है या सियासत ने, पार्लिमान ने? इख्तियारात की तकसीम अदालतों ने की है या पार्लिमान ने या सियासी जमातों ने? ये मामला है। सियासी जमातों का अपना काम है, पार्लियामेंट का अपना काम है। पार्लिमान को अंडरमाइन करके जुडिशरी चाहे कि हम सुप्रीम है कि हम पार्लिमान को एडवाइस करेंगे या हुक्म देंगे, तो ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, माजी में भी होता रहा जुडिशल एक्टिविज्म के नाम पे। अब भी हम ये देख रहे हैं कि मर्जी के फैसले मर्जी के बेंच, ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से चल के आज तक जो कुछ हो रहा है, और जिस तरह लाहौर वाले इशू पे उन 63A की जो तशरीह की गई जी, उसके बाद की सूरत हाल सियासी जमातों के अंदर भी एक हैजान पैदा किए हुए है। हमारी कोशिश है कि अदलिया अपना काम करे, हमें अपना काम करने दे, और हमें नहीं तवक्को कि कोई कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू होंगी। गुफ्तगू तल्ख जरूर होती है, लेकिन गुफ्तगू के दरमियान की बजाय उसके एंड में जो सजेशन होती हैं उनको देखा जाए तो मामला ज्यादा बेहतर समझ आता है। रही बात कंटेम्प्ट नोटिस देने की कि कहीं पार्लिमान को कंटेम्प्ट नोटिस ना हो जाए, अल्लाह ना करे वो वक्त आए। ये याद रखिए, पार्लिमान खालक है, बाकी सारे इदारे उसकी मखलूक है। मखलूक खालिक को कंटेम्प्ट नहीं दिया करती। अल्लाह ना करे वो वक्त आ जाए कि कहीं खालिक को कंटेम्प्ट का नोटिस देना। कारी साहब, इस वक्त जो सिचुएशन है, जाहिर बात है टकराव को आप भी अवॉइड करना चाहते हैं, अदलिया भी अवॉइड करना चाहती है। जब उन्होंने सियासी जमातों के पास बॉल फेंका कि आप मुज़ाकरात के जरिए तारीख का तयन कर दें या ये तय कर दें कि एक साथ इलेक्शन होने नहीं होने, जरदारी साहब ने वेलकम किया बंदियाल साहब की उस स्टेटमेंट को। लेकिन उसके बाद अचानक एक हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के लाएअमल में थोड़ी सी हमने देखा कि चेंजेस हमें नजर आई। अब आप कह रहे हैं कि पार्लिमान अदलिया जो है वो अदलिया है, वो पंचायत नहीं है, तो फिर वेलकम क्यों किया गया उस स्टेटमेंट को? उस हद तक तो हम आज भी कहते हैं कि उनका तसव्वुर दुरुस्त था कि डायलॉग के जरिए मसले का हल किया जाए। लेकिन अदलिया के कहने से बहुत पहले पीपल्स पार्टी, आपके इल्म में है कि हम अपने इत्तेहादियों को राजी करने निकले थे कि डायलॉग का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए, डायलॉग से मसले का हल निकलना चाहिए। अब अगर आप अदलिया हमें ये कहे कि आप 2 बजे आए, आप 4 बजे आए, या इसका फौरी तौर पे 2 दिन में इसका हल निकाल के दे दे, तो आप जानते हैं ना कि जो सियासी मामलात होते हैं ये 2+2 4 नहीं होते। इसका मैथमेटिकल जवाब नहीं होता कि 2 मिनट में 4 मिनट में किसी कैलकुलेटर पे जवाब आ जाएगा। आपने सारे पॉइंट ऑफ व्यूज को एक जगह इकट्ठा करना है, उसको समोना है, उसके दरमियान से रास्ते निकालने हैं। और अदालत का ये काम नहीं है कि अदालत उसके अंदर आर्बिट्रेटर बने। अदालत का काम कानून के मुताबिक फैसले करना है। अगर हम ये कह रहे हैं कि अदालत पंचायत ना लगाए, तो वो ये कह रहे हैं कि अदालत के अंदर या अदालत के दबाव के तहत नहीं, बल्कि अदालत का, ठीक है अदालत ने अच्छा रास्ता दिया, अब अदालत को चाहिए कि वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग या ये जो हमें है कि 14 को इलेक्शन है, तो इस पे हमारा फैसला कायम है, इस पे अदालत को भी कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि डायलॉग के जरिए इत्तेफाक राय से एक ही दिन इलेक्शन का रास्ता निकाला जाए। हमारी दानिश में, पाकिस्तान की सियासी जमातों की बहुत बड़ी तादाद की दानिश में, या बल्कि ये कह लीजिए कि इमरान खान के अलावा बाकी सारी जमातों की दानिश में, ये इलेक्शन अलग अलग वक्त में होना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। कारी साहब, आपके ठीक है, आपके जवाब में 2 छोटे छोटे सवाल है। एक तो ये कि चीफ जस्टिस पहले ये डिक्लेयर कर चुके हैं कि जो उनका अगर डायलॉग में मामला तारीख बदल जाती है तो ठीक है सियासी जमातों में, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला बरकरार है कि 14 मई को ही इलेक्शन होने हैं। दूसरा ये सर, डायलॉग कैसे किया जाए जब पीडीएम के अंदर भी मौलाना साहब बिल्कुल बैठने के लिए नहीं तैयार, शायद नून लीग भी झिझक का शिकार है, तो डायलॉग का भी लग रहा यह है कि तकरीबन फुल स्टॉप लग चुका है, या आप अभी भी पूरी उम्मीद है कारा साहब के कोई रास्ता निकल आएगा
डायलॉग के जरिए? देखिए ना, एक ना मैं जो आपको थोड़ा सा माजी में ले जाऊंगा जी। पाकिस्तान का माजी ये है कि हम और मुस्लिम लीग आपस में बहुत दूर, बड़ी तलखियां, बड़े केसेस, बड़े लड़ाइयां, झगड़े, बड़ा बड़ा कुछ था। और उस सारे अमल में कोई सोच नहीं सकता था कि हम इकट्ठे होंगे। और फिर वो वक्त आया कि COD हुआ, फिर वो वक्त आया कि हमने मिलकर 18वीं तरक्की की, फिर हम इख्तिलाफ में गए, फिर हम इकट्ठे हुए। लेकिन वो जो माजी की तलखी थी, अब उसके रास्ते हमने बंद किए, बाकी जमातों को भी इस पर राजी किया। तो मुझे अब भी लगता है कि ऐसा कोई वजह नहीं है कि हमारे दरमियान आपस में ये इत्तेहाद या इत्तेफाक ना हो सके। हाँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं, वो डायलॉग के मुखालिफ नहीं है। मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान डायलॉग के मुखालिफ नहीं है। हाँ, वो इमरान खान से उनके रवैये की वजह से, उनके तर्ज़े तखातुब की वजह से जो उन्होंने रवैया अपनाए रखा सियासी जमातों के लिए और मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए, उस पे उनका गुस्सा है। वो उनसे डायलॉग नहीं करना चाहते। ये एक और सूरत हाल है। ठीक। अब हमें कारा साहब, तो वे आउट मुझे बता दीजिएगा कि कल परसों सुप्रीम कोर्ट दोबारा से वही फैसला इंडोर्स कर देती है, आपके पास भी रास्ता नहीं रहेगा और कल परसों तक बमुश्किल शायद मुज़ाकरात के जरिए मामला हल होगा। वे आउट आपको क्या नजर आ रहा है? के जरिए मसला हल, मैं बताता हूँ, कल तक तो मसला मुज़ाकरात के जरिए हल होगा ही नहीं जी। इसलिए कभी तक तो इमरान खान साहब भी राजी नहीं है। अभी तक तो उन्होंने अपनी कोई हिम्मत नहीं दी हमें। हम अपने इत्तेहादी जमातों के आज भी हमारा ये मीटिंग थी तो उसमें ये तय हुआ था और मौलाना फजलुर रहमान साहब की मजलिस के अमला का आज अजलास था, उनसे हमने गुजारिश की कि आप अपनी मजलिस में बैठ के ये फैसला कीजिए और हमें रास्ता दीजिए। तो उन्होंने टाइम लिया, तो ये तो अभी आज रात को वो बता देंगे, लेकिन इसके लिए क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में हमें इलेक्शन की तरफ जाना होगा। और ये याद रखिए, अगर अदालत ये कह रही है कि साथी जमातें इकट्ठी हो जाएं तो फिर कोई रास्ता निकल सकता है, तो फिर वो रास्ता भी तो अगर स्ट्रिक्टो सेंसो कहा जाए तो आइन के तहत तो नहीं होगा। और अगर वो निकल सकता है तो उसके थोड़ा सा और आगे जाने के लिए रास्ता क्यों नहीं निकल सकता? रास्ते निकालने चाहिए। अदालत अगर मैंने यही कहा ना, यही हमारी जमातों का ताफुज है जी कि अगर आप बंदूक के जोर पे हमारे कनपटियों पे पिस्तौल रख के कहें कि ये टाइम बाउंड है, ये कर देंगे, वो हो जाएगा, इसकी बुनियाद पे फैसले नहीं हुआ करते, इस तरह सियासी डायलॉग नहीं हुआ करते। अदालत तहम्मुल का मुजाहरा करे, बिल्कुल उनका फैसला आया हुआ है, उस फैसले के दरमियान से निकलने का रास्ता पैदा करना चाहिए और डायलॉग को रास्ता देना चाहिए। वरना कई फैसले वो भी हैं, पाकिस्तान में रिकॉर्डिंग का फैसला भी हुआ था जिससे पाकिस्तान की बर्बादी की दास्तान लिखी। ठीक, कारा साहब आपने फरमाया कि क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में अगर कंसेंसस हो जाए तो इंतखाबात होने चाहिए। क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम आपके जहन में क्या है? मेरे जहन में कोई टाइम नहीं है। मेरे जहन में जो आईनी रास्ता है वो टाइम है, उससे हटके कोई रास्ता नहीं है। मैं तो सिंपल ये कहता हूँ कि डायलॉग क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में कंक्लूड होने चाहिए, लेकिन आइन का रास्ता सारी जमातों के साथ बैठ के तय करना है ना कि हाँ, अपने इलेक्शन एक दिन में कराना है, सारे मुल्क में कराना है और उसके लिए क्या मुनासिब टाइम है, ये रास्ता तय हो सकता है जी। ये क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में नहीं होगा, ये किसी एमिकेबल डेट पे होगा, लेकिन क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में कंक्लूड होगा डायलॉग। ठीक, कारा साहब आखिर में क्या जिस तरफ मामला चल रहे हैं, शेख रशीद साहब ने भी कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेना चाहिए। खुद ये खबर भी चली कि शायद वो कल एतमाद का वोट लेने का उन्होंने फैसला कर भी लिया था। क्या उन्हें लेना चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब को एतमाद का वोट? ये बात पे जी क्यों लेना चाहिए उनको, क्यों एतमाद का वोट लेना है? यानी ये जो आज पार्लियामान ने अनाउंस कर दिया है, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था पीडीएम की जमातों में कि अगर पार्लियामान एतमाद का वोट एक दफा फिर दे दे तो ज्यादा इंडोज अच्छे तरीके से हो जाएगा, जो पार्लियामान ने आज फैसला कर दिया है। किस बात की? क्या उनको कोई चैलेंज है? शहबाज शरीफ साहब के एतमाद को किसी ने चैलेंज किया है? किसी ने को उनको उनके साथ किसी इत्तेहादी जमात ने साथ देना नहीं किया। आज जो रेजोल्यूशन हुआ है उस पर सारी जमातों के दस्तखत नहीं है। ये जो तस्वर है ना कि उनको एतमाद का वोट लेना चाहिए, अदालत ने अपनी हदूद से बाहर निकलते हुए जो ये कमेंट किया है हमारी दानिश में कि बिल्कुल गैर जरूरी है और गैर कानूनी कमेंट है कि शहबाज शरीफ साहब को जो है वो मेजॉरिटी खो चुके हैं क्योंकि उनके मनी बिल को डिफीट हुई। हमें
अदालत के एहतराम को मद्देनजर रखते हुए ये कहना है कि ये मनी बिल हुकूमत की तरफ से तजवीज नहीं था, ये आपका एक हुक्म था हमारे तलवार के तौर पे, जो हुकूमत ने पार्लियामान में पेश किया और पार्लियामान ने उसको एक नहीं, दो नहीं, 3 दफा मुस्तरद किया है। ये हुकूमत या शहबाज शरीफ साहब पे अदम एतमाद नहीं है, ये उस बेंच और उसके फैसलों के खिलाफ अदम एतमाद है। ये अदालत को फैसला करना चाहिए कि अब आगे कैसे बढ़ना है। ठीक, कारा साहब जाते हुए ये बताइएगा, MQM से मामला तय पा गए हैं? वो तो सुना था कि इस्तीफे सारे उन्होंने जमा करा दिए हैं। देखिए वो उनका तहफ़्फ़ुज़ दुरुस्त है, MQM का, बाकी जमातों का भी है, मेरी जमात का भी इसके ऊपर तो तहफ़्फ़ुज़ है ना कि मरदमशुमारी का दुरुस्त जो है तरीकाकार तय होना चाहिए। पिछली मरदमशुमारी के बाद ये 7 साल बाद नई मरदमशुमारी इसीलिए कराई गई कि जो जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो जाएं। अब उसके लिए यकीनन सब जमातों के साथ बैठ के तरीकाकार तय करके उनको राजी करना होगा, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने होंगे, हम करेंगे, बिलाशुबा हुकूमत की ड्यूटी है। तो उनका ये जो नाराजगी है, ये जो एतराज है, वो एतराज तो दुरुस्त है, नाराजगी नहीं है, एतराज है जो दुरुस्त है। एतराज दुरुस्त है और आप दूर कर लेंगे। कमर जमान कायरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और बैरिस्टर अली जफर साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा, सीनियर लॉयर हैं। उसके अलावा जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले कमर जमान कायरा साहब को आपने सुना और आज पार्लियामान की पूरी कार्रवाई भी हमने आपके सामने रखी। एक मामला जो है वो बिल्कुल क्लियर कट अब सामने आ चुका है कि गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू बज एट ऑल, यानी जो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुकी है 14 मई को इंतखाबात का, हुकूमत किसी सूरत वो नहीं होने देती। आज भी बड़ा क्लियर कट पैगाम आज दिया गया अदलिया को, बल्कि यहां तक कहा गया कि तौहीन पार्लिमान के लिए खत लिखे जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं वो तमाम जजेस को बशमूल चीफ जस्टिस साहब को वो खत लिखेंगे कि पार्लिमान की तौहीन की जा रही है। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद कल बड़ी अहम समाअत होनी है। चीफ जस्टिस साहब जो है वो आज तो तबीयत की नासाजी की वजह से नहीं आ सके, कल ये समाअत करेंगे पंजाब के जो इंतखाबात का मामला है और वो पार्लिमान की बात सुन भी सकते हैं, लेकिन तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज भी हो सकता है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर लॉयर है, किसी तारुफ के मुताज नहीं है, PTI के रहनुमा भी है, बैरिस्टर अली जफर, और जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाइक उस्मानी साहब, आज जो कुछ पार्लियामान में हुआ, एक तो ये बड़ा क्लियर कट पैगाम दिया गया कि ये तौहीन पार्लिमान हो रही है, दूसरा पार्लिमान अब खत लिखेगी चीफ जस्टिस साहब को और बाकी जज साहबान को भी कि ये तौहीन पार्लिमान हो रही है और नवंबर से पहले बिल्कुल इंतखाबात हो नहीं सकते। अब कल का दिन बड़ा अहम है, हो सकता है कि परसों तक एक और फैसला भी आ जाए और ये बात फिर तौहीन अदालत की तरफ चली जाए। तो वो जो हमें टकराव नजर आ रहा था, फिर मुज़ाकरात की बात हुई तो लगा कि शायद टकराव अब नहीं होगा, बच बचाव हो जाएगा, लेकिन अब तो मुज़ाकरात भी तकरीबन फुल स्टॉप उस पर लग चुका है। सर, आपको लगता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट कल क्या फैसला कर सकती है, कल या परसों जब भी वो फैसला आए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसीजर्स हैं वो तो बिल्कुल साफ और क्लियर हैं। वो ये कि एक दफा सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट हो जाती है और अगर उसको चैलेंज नहीं किया जाता, जो रिव्यू कर सकते हैं उसको, अगर रिव्यू नहीं फाइल होता 30 दिन के अंदर अंदर, तो उस सूरत में वो जजमेंट फाइनल हो जाती है। और जब वो फाइनल हो जाती है तो उस पर अमल करना लाजमी हो जाता है। जो भी उससे अफेक्टेड होता है उसको, उसमें कोई गुंजाइश नहीं। ठीक, अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज ऐसी है जो कि दूसरी साइड को पसंद नहीं है या वो नहीं कर सकते किसी वजह से, जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि इनको पार्लियामेंट से परमिशन लेनी चाहिए, जो भी उनके जो मारूजात हैं, जो उस पे अगर ऐसी कोई चीज है तो उसके लिए रिव्यू फाइल करना बहुत लाजमी है। रिव्यू फाइल करने के बाद फिर वो जो चाहे कर सकते थे, लेकिन बगैर रिव्यू करे उनके पर लाजिम है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। सर, लेकिन रिव्यू का तो सर टाइम भी गुजर चुका है, अब तो चला गया, टाइम भी गुजर गया। तो अब जब टाइम गुजर गया तो जैसे मैंने कहा कि वो जजमेंट फाइनल हो गई और उसको उनको ओबे करना लाजमी है। और उनका ये कहना कि अब हम पार्लियामेंट से परमिशन लेंगे, उनसे उन्होंने परमिशन नहीं दी तो हम पैसे नहीं देंगे, ये तो खैर बहुत ही कमजोर दलील है, क्योंकि मुल्क के अंदर काम तो चलता ही है, इलेक्शन होते ही रहते हैं, आज हर रोज इलेक्शन होते रहते हैं। अगर ये हर इलेक्शन पे
लोग कोई गवर्नमेंट ये कह दे कि जी हम ये नहीं करा सकते क्योंकि बस हमारे पास पैसे नहीं है, बस सिक्योरिटी नहीं है, तो फिर तो कोई इलेक्शन कभी होंगे ही नहीं। तो ये तो बहुत ही कमज़ोर उनके पास ये दलील है और मेरे ख्याल में उनको इसमें कामयाबी नहीं होगी। और अगर फाइनली वो इस मौके पे पहुंचे कि जहां पे वो नहीं करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है, तो उस सूरत में यकीनन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की नोटिस तो उनको मिल जाएंगी। अब उसके बाद क्या होगा, वो अगर आते हैं और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस पे फिर वो कहते हैं हम आपको अपने आप को डिफेंड करेंगे, वो यूसुफ रजा गिलानी की तरह नहीं है, क्योंकि वहां पे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था मैं खत नहीं लिखूंगा। यहाँ पे तो अगर वो चाहें तो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं और डिफेंस में वो अपनी चीजें जो बयान कर रहे हैं वो आजकल प्रेस में आ रहा है वो लेके आएंगे, वो दलीलें लेके आएंगे और वो देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के वो कहां तक सही है या गलत। अली जफर साहब, अब तो शायख उस्मानी साहब ने जिस तरह कहा कि फैसला हो चुका है, वो बाइंडिंग है, उस पर हर सूरत अमल करना होगा, लेकिन जाहिर बात है आज जो पार्लियामान में हुआ उस पर अमल तकरीबन नामुमकिन है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन की तैयारी भी नहीं है, मतलब अब तकरीबन 2 हफ्ते रह गए, तो 2 हफ्तों में कैसे वो इलेक्शंस करवाएंगे। लेकिन उनका एक जो आर्ग्यूमेंट है कि जी ये जो मुबैना ऑडियो लीक्स आ रही हैं उससे जज साहिबान जो हैं वो, मैं नाम भी नहीं लूंगा क्योंकि अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ वो वीडियोस ऑथेंटिक है नहीं है, ऑडियो सॉरी, तो क्या ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है कि ये जिस तरह के मामलात चल रहे हैं कि जी जजेस की फैमिलीज तक फैसलों में इन्वॉल्व हैं, तो अब तो जज साहिबान को जो है पीछे हट जाना चाहिए और लार्जर जो फुल कोर्ट है वो तश्कील दे देना चाहिए? देखें, एक बात तो बहुत क्लियर है और वो ये है कि जब मामला आता है आइन का और आइन की हिफाजत का, आइन की तशरीह करने के बाद ऑर्डर फरमाने का, ये जो रोल है और जिम्मेदारी है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, ये तो सुप्रीम कोर्ट हर सूरत में इसको निभाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि एक ऑर्डर आ गया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आइन में तशरीह कर दी है आइन की, और उसके बाद एक डेट भी फिक्स कर दी है कि इस दिन इलेक्शन होने हैं आइन के मुताबिक। अब उससे हटा नहीं जा सकता, उसको तब्दील नहीं किया जा सकता, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अदालत इस पे खड़ी रहेगी और अगर कोई अदालत का हुक्म नहीं मानेगा तो पूरी वकला कम्युनिटी भी अदालत के साथ खड़ी रहेगी। ये कहना कि दबाव डाला जाएगा अदालत के ऊपर, ऑडियो लीक्स आएंगी, बातें होंगी, तनकीद होगी, मेरा ख्याल है अदालत इन सब मामलात को देख तो रही है, लेकिन जी अली जफर साहब करेगी। जी चले आपके पास अली जफर साहब, आपकी आवाज कट रही है। अली जफर साहब को देखिए, अगर स्काइप का इशू है तो उनको फोन पे ले लेते हैं। शायख उस्मानी साहब, ये जो मुबैना ऑडियो लीक्स आ रही हैं उसमें उस पर नहीं जाते कि वो तो पहले होना ही नहीं चाहिए ये, क्योंकि आप किसी की किस तरह से ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं बगैर कंसेंट के, लेकिन अगर उसके कंटेंट को थोड़ा बहुत देखा जाए तो एक सवाल ये बनता है, क्या जज साहिबान जो हैं वो किसी भी फैसले पर, क्या कोई उन्हें कहे कि जी बड़ा अच्छा आपने जबरदस्त फैसला किया, किसी किस्म का कमेंट वो कर सकते हैं? पर्सनल कम्युनिकेशन वो फोन पे इस तरह से कर सकते हैं किसी से? जी देखिए, ये कोई रुकावट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का अपना फंक्शन है, वो कोर्ट के अंदर फैसले करती है। अब उसके ऊपर हर एक के अपने अपने व्यूज होंगे, कोई लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, कोई लोग उसकी तारीफ करते हैं, ये तो डिपेंड करता है कि आप किस साइड को बिलोंग करते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फैमिली मेंबर्स कोई बात करते हैं तो वो हर एक फैमिली के मेंबर को पूरा हक हासिल होता है कि वो उस पर व्यूज अपने एक्सप्रेस करे। और ये अलग बात है कि अगर उनके पास ये प्रूफ होता कि जबरदस्ती की गई है या कोई खास तौर से दबाव डाला जा रहा है, वो तो और बात है। अगर 2 मेंबर फैमिली के कोई बातचीत कर रहे हैं, अपने व्यूज एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उससे कोई मुदारका नहीं है उसमें, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना उस पर सुप्रीम कोर्ट पे या सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब पे कोई इसका फर्क पड़ेगा। ठीक सर, मुझे ये बताइएगा शायख उस्मानी साहब कि अब जिस तरफ ये मामलात चले गए हैं, ऐसे में अब चीफ जस्टिस साहब को क्या करना चाहिए कि ये बहरान जो है, क्या उन्हें थोड़ा बहुत रिस्ट्रेन शो करना चाहिए कि जी चले ठीक है 2-3 वीक आपको मजीद दे देते हैं, आप सियासी जमातें आपस में बैठ के फैसला कर लें, क्योंकि इस वक्त पीडीएम का या हुकूमत का भी गिला है कि है
कि आप कनपट्टी पर पिस्टल रखकर ये नहीं कह सकते कि 4 बजे आ जाएं, हमें फैसला दे दें, कल आ जाएं, परसों आ जाएं। यानी वो कहते हैं कि इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो 2-3 वीक अगर वो दे देते हैं तो क्या ये अच्छी तरफ एक फैसला हो सकता है, कदम हो सकता है? देखिए, ये एक बहुत जबरदस्त बहरान की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और अगर इस बहरान को किसी तरीके से हल नहीं किया गया तो यकीनन मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचेगा। तो इसके लिए जरूरी ये है कि चीफ जस्टिस साहब थोड़ा सा रिलैक्स करें और उसको अपनी जजमेंट को खुद रिव्यू कर दें, बजाय इसके कि वो उसको कहें कि जी इसको आपको मानना पड़ेगा। अपनी जजमेंट को खुद रिव्यू कर दें और उसमें रिव्यू में उनको सुने, और अगर हो सके तो फुल कोर्ट बना दें और फुल कोर्ट उसको सुन ले, ताकि जो फैसला होगा वो सबको एक्सेप्टेबल होगा, अगर वो चाहते हैं कि बहरान को किसी तरीके से हल कर दिया जाए। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, चीफ जस्टिस का काम नहीं है कि वो बहरान को हल करे, ये तो एग्जीक्यूटिव का काम है। लेकिन अगर वो चाहते हैं इस मौके पर, चूंकि इस मौका ऐसा है कि काफी नुकसान पहुंच सकता है मुल्क को, तो ये कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट को खुद रिव्यू कर सकती है। ठीक। अली जफर साहब, ये जो आज फैसला किया स्पीकर साहब ने कि जी वो खत लिखेंगे, फिर साथ में ये बात भी की गई कि जी ये तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट की मुर्तकिब हो गई है अदलिया। अब क्या ये कोई वर्ड वजूद रखता है? तौहीन पार्लिमान भी हो सकती है, अगर हो सकती है तो उसकी सजा क्या है, और ये खत का क्या बनेगा? अगर खत लिख दिया तो उससे क्या हो सकता है? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह के पार्लियामेंट और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके दरमियान कोई मुकाबला है, और जिस तरह की ये एक तासुर दिया जा रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये पार्लियामेंट के खिलाफ है और पार्लियामेंट उसको माने या ना माने, ये जो सारा ड्रामा क्रिएट किया गया है, ये बिल्कुल इसका कोई कानून और आइन से ताल्लुक नहीं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो पार्लियामेंट के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये कि इलेक्शन कर होना है, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये कि उसके लिए पैसे फराहम किए जाएं और सहूलियात फराहम की जाएं, ये सारा एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज को ऑर्डर है। अब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज ने कोशिश की है कि वो पार्लियामेंट के पीछे छुप के इसे डिनाई कर दें या इनकार कर दें ऑर्डर को मानने से। ये कानूनी तौर पे उनके पास ये गुंजाइश नहीं है। और इसकी एक और वजह भी ये है कि आप एक अजम्पशन करें कि कल को जनरल इलेक्शन होने हैं और पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो गवर्नमेंट है, जो भी हुकूमत हो, वो कहे कि जनाब हम तो पार्लियामेंट से पहले इजाजत लेंगे कि हमने ये पैसे देने हैं इलेक्शन के लिए कि नहीं, और पार्लियामेंट कहे कि जनाब मैंने पैसे नहीं देने, और पार्लियामेंट अपनी मुद्दत जो है वो 5 साल इंक्रीज कर दे, हर साल वो यही कहते रहे कि हमने पैसे नहीं देने, और उसकी वजह से कभी इलेक्शन ना हो। क्या ये आपको आइन में ये नजर आती है कि ऐसी कोई गुंजाइश है? और अगर वो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई पार्टी जाती है, पब्लिक जाती है और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर फरमाता है, तो क्या वो पार्लियामेंट की तौहीन होगी उस सिचुएशन में? बिल्कुल नहीं। ये एक्चुअली मामला सिंपली पार्लियामेंट का नहीं है, ये मामला एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर और काबीना को हुक्म फरमाया है अदालत ने। अगर प्राइम मिनिस्टर और काबीना, जो कि एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, वो अगर इनकार करते हैं, कोई भी वजह देते हैं कि हमने नहीं मानना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, तो फिर खुदा न खास्ता फाइनल जो एक रास्ता रह जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, वो यही है कि कंटेम्प्ट की कार्रवाई करे, और अगर वो तब भी नहीं मानते कंटेम्प्ट की कार्रवाई के बावजूद, तो फिर उनको सजा भी मिल सकती है और पूरी प्राइम मिनिस्टर और काबीना जो है वो नाअहल भी हो सकती है। बैरिस्टर अली जफर साहब जो फरमा रहे हैं तकरीबन वही शानी साहब ने भी कहा कि अदालत का फैसला है वो बाइंडिंग है। देखते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब कल या परसों क्या फैसला करते हैं। वक्त हुए चाहते हैं एक ब्रेक का, जिसके बाद MQM के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब हमें ज्वाइन करेंगे। आज उनकी बड़ी अहम मुलाकातें इस्लामाबाद में हुई, थोड़ी देर में वो स्टूडियो तशरीफ ला रहे हैं हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। इंतखाबात होने नहीं होने ये तो गुज़श्ता 2-3 महीनों से तकरीबन शो शुरू ही इसी से होता है और ख़त्म भी इसी पर हो रहा है। असल मसलों से तकरीबन तवज्जो भी हट गई और आज भी प्रोग्राम में आपने देखें तो कमर जमान कायरा साहब से यही गुफ्तगू हुई, अली जफर साहब और शाइक उस्मानी साहब मौजूद थे। आइनी मामलात पर भी हमने गुफ्तगू की और इसी से मामला एक बड़ा जुड़ा बड़ा अहम मामला
वैसे तो ये मामला ऐसे है कि एमक्यूएम पाकिस्तान का शुरू से ये गिला रहा है कि सेंसस में सिंध के खुसूसन जो शहरी इलाके हैं उनके साथ ज्यादती होती है और जो खुसूसन उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन है उन्हें कम दिखाया जाता है, और जब पॉपुलेशन के बेसिस पे ही ऑफ कोर्स फिर हल्का बंदियां भी सारी होती हैं। एक दफा फिर ये मामला, अब चूंकि आपको पता है मरदमशुमारी हो भी रही है, कल से ये बात चल रही है कि जी एमक्यूएम पाकिस्तान शदीद नाराज है खुसूसन पीपल्स पार्टी से इस मामले पर, क्योंकि सिंध में उनकी गवर्नमेंट है, विफाक में भी पीपल्स पार्टी यहाँ पर इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है, कि जी उन्होंने तमाम इस्तीफे जो हैं वो जमा करवा दिए हैं और वो हुकूमत छोड़ देंगे अगर उनके जो एतराज़ात हैं, उनके जो खदशात हैं, रिजर्वेशंस हैं, वो दूर ना की गई। तो एमक्यूएम का एक सीनियर वफ्द आज पहुंचा इस्लामाबाद, उन्होंने सीनियर वुज़रा से मुलाकात भी की और उस वफ्द में शामिल थे एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा और साबिक मेयर कराची मुस्तफ़ा साहब, एंड वी आर ग्रेटफुल, वो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया, गुज़श्ता ईद आपको मुबारक हो। क्या हुआ, क्या तय क्या पाया, अब इस्तीफे जो आपने दिए थे वापस ले लिए? नहीं, देखें, एक इस्तीफों की मैं पहले आपको गुजारिश कर दूं कि हमारी कल इंटरनल मीटिंग थी जो कि स्केजुअल मीटिंग थी पार्टी की, राब्ता कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें हैदराबाद और कराची के MN MPs को भी बुला लिया गया था और हम यही डिस्कस कर रहे थे उस मीटिंग में। और तमाम 3 महीनों से सारा जब सेंसस चल रहा है उसकी तमाम आउटकम्स को सामने जब बहस चल रही थी, बात हो रही थी, तो MNAs ने एज अ गुड जेस्चर उन्होंने कहा कि जी अगर ये हमारी गिनती ठीक नहीं होती तो हम तो अपने इलाकों में भी जाने, हमें नहीं जाना चाहिए और हमें फिर अपने पार्लियामेंट में भी बैठने का कोई जवाब नहीं है, तो हम पार्टी के कन्वीनर को अपनी तरफ से ये इस्तीफे दे रहे हैं। पार्टी की मर्जी है, कन्वीनर की मर्जी है कि जब वो चाहे हमारे इन इस्तीफों को इस्तेमाल कर, अगर तो अगर हमें गिना सही नहीं जाता। अब इसकी कोई टाइमिंग नहीं है, इसकी कोई अभी डेफिनेटली कल तो इसका फैसला नहीं आ रहा, तो ये इस्तीफों की बात तो यहाँ तक है। जो सेंसस की आपने बात की, देखिए पिछले सर सॉरी मुस्तफा साहब, इसमें मतलब ये कंफ्यूजन जो थी वो भी दूर कर दें कि हुकूमत से इस्तीफे की बात नहीं हो रही थी, काबीना से, MNAs वगैरह। देखें नहीं, हुकूमत और काबीना अभी तो कुछ भी बात नहीं हो रही, अभी तो पार्टी के MNAs ने अपने कन्वीनर्स को अपने इस्तीफे दे दिए हैं। अब वो डेफिनेटली पार्टी तो अभी कोई इस्तीफे नहीं जमा कराने जा रही है या कोई हुकूमत से बाहर नहीं आने जा रही। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले 3 माह से जब से सेंसस शुरू हुआ है, वज़ीर आज़म से लेकर नीचे जो है वो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डिपार्टमेंट में हमने जब MQM ने आवाज़ लगाई है, हमें वज़ीर आज़म ने भी टाइम दिया है, हमें फेडरल गवर्नमेंट ने भी टाइम दिया है, हमें वज़ीरों ने भी टाइम दिया, 7-8 मीटिंग्स तो जो है वो वज़रा से हो चुकी है और हमारी बात आज हम कह सकते हैं कि सुनी जा रही है। और आज की मीटिंग में तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जो 2.5-3 घंटे की पूरी मीटिंग हुई है उसमें हमारी तमाम जो सबूत व शवाहिद के साथ जो हमारी गुजारिशात थी, पहली मीटिंग में तो ये होता था 3 महीने पहले कि नहीं भाई कैसी बात कर रहे हैं आप, नाराज हो जाते थे लोग। हमने कहा भाई नहीं, आप नाराज ना हो, जाके चेक तो करें। जब अगली मीटिंग में जब चेक करके आते थे तो कहते नहीं आपकी बात सारी सही है। अब जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने खुद अपने नंबर निकाल लिए हैं, उस नंबर के बाद जो कोई और इबाम नहीं रह जाता कि हमारी बात 100% ठीक है। अब अगला मरहला ये है, कमर जमान कायरा साहब ने हमारे शो में आपसे पहले उन्होंने ये एडमिट किया कि MQM की जो एतराजात हैं वो बिल्कुल वैलिड है। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, उन्हें अंदाजा हो गया। और आदिल भाई मैं बता दूं ना, एतराज मोटी मोटी बात बता दूं आपको क्या है। देखें, मर्दमशुमारी में 2 मरहले होते हैं, एक तो घरों को शुमार करना होता है और फिर उसके बाद इंसानों को शुमार करना होता है, राइट। जब घरों में के शुमार करने की बात आ रही है तो कराची के घरों की तादाद आपने रखी है 29 लाख, 2.9 मिलियन और समथिंग है, मैं 29 लाख कहता हूं। सिर्फ जो बिजली के मीटर लगे हुए ना कराची में, के इलेक्ट्रिक का रिकॉर्ड निकालेंगे रेजिडेंशियल, तो वो 35 लाख घरों पे मीटर लगा हुआ है। और कराची में सारे जो घर हैं वो सारे जो है वो मीटर वाले नहीं है, उसमें कई बड़ी परसेंटेज है, 10 to 20% परसेंटेज ऐसी जहां पर जो कुंडा चल रहा है। तो आपने काउंट तो सबको करना है, तो 5 लाख तो ज्यादा सिर्फ सेंसस के लोगों की काउंटिंग से ज्यादा तो मीटर लगे हुए, नंबर 1। नंबर 2 ये, एक तो ये बात होगी घरों की काउंटिंग। दूसरी बात ये, आप इंटीरियर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं इंटीरियर कराची और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के अलावा तमाम सिंध के डिस्ट्रिक्ट में एक ब्लॉक्स में घरों की तादाद आ रही है 250। 200 से 250 घर होते हैं, उनकी एवरेज आ रही है 250। कराची और हैदराबाद में वो तादाद है मकानों की एक ब्लॉक में 187। अच्छा, जहां पर हाईली थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, हाई डेंसिटी है, वहां पर एक ब्लॉक में 63 मकान कम है दूसरे डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले। अगर आप उस 63 को कराची के 16,000 ब्लॉक से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 10 लाख घर कम हैं कराची में, जो कि गिने नहीं गए।
नहीं 10 लाख काउंट ही नहीं किए। अब जब 10 लाख आप घर काउंट कम करेंगे और एक घर में 5.5 इंसान रह रहा है, यानी कि अभी जो सेंसस का जो डेटा आया है कि 5.3 है, तो दैट मीन्स कि आप 53 लाख लोग तो आपने वैसे ही फारिग कर दिए। 53 लाख लोग, 53 लाख लोगों के घरों को। अब आगे चलिए, सेंसस का डिपार्टमेंट हमें खुद ये बता रहा है कि 32,000 ऐसी हाई राइजेस हैं जहां पर या तो हमारा अमला गया ही नहीं है, अगर गया है तो वो फर्स्ट फ्लोर से ऊपर नहीं गया। ऑन रिकॉर्ड है। मैं अपनी ये मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, ये मैं ऑफिशियल, ये सेंसस के डाटा के आने के 3 महीने के बाद की बात कर रहा हूं, ये हमारा डाटा नहीं है। 32,000 बता रहे हैं, और हैं इसलिए कि उनके पास जो है वो तमाम जो डिजिटाइजेशन से ये तो एक फायदा हुआ है कि जब उन्होंने जाकर मकानों पे जाकर गए थे 10 में, अब जब उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं तो आ रहे हैं 4 फ्लोर पे, 2 फ्लोर पे, 1 फ्लोर पे, ऊपर के 10 फ्लोर खाली हैं, तो उनके पास आ रहे हैं कि कहां गए। फिर क्या हुआ, 860 ऐसे ब्लॉक्स आइडेंटिफाई हुए कराची में जहां पर फी घर में बंदे की तादाद 1 रखी है उन्होंने। पूरी पाकिस्तान में 1 अफराद के ऊपर घराने के जो है वो परसेंटेज है 1%, 1.5%, लेकिन कराची में 9% है। इसमें एक जो सवाल मेरे जहन में फौरन आता है ना, ये मंसूबा बंदी के तहत हो रहा है आपके? देखिए, मैं आज जो रिजल्ट्स और नंबर्स देखने के बाद दोनों चीजें शामिल हैं, नाअहली भी है और जो है बददियानती भी शामिल है, दोनों चीजें शामिल है, नाअहली भी शामिल है और बददियानती भी शामिल है। नाअहली तो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कर रहा है, बददियानती कहां से होगी? नहीं, डेफिनेटली नाअहली ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का दो मरहले में आपको उसको और भी कंपार्टमेंटाइज कर दूं इसको। जो ब्लॉक्स का और जो घरों का पता चलाना है वो स्टैटिस्टिक्स का डिपार्टमेंट, और जो घरों पे काउंट करने जो लोग नहीं गए हैं या घरों को कम गिना है या घरों को ज्यादा गिन रहे हैं कहीं जाकर, आप इमेजिन करें कि कराची की आबादी 7% के हिसाब से बढ़ रही है मकानों की तादाद, और तमाम सूबे भर में जो गांव देहातों की जो है वो मकानों की तादाद बढ़ रही है वो 15% से बढ़ रही है। आप इमेजिन करें कि कराची और हैदराबाद का डिस्ट्रिक्ट जो है माइनस में जा रहा है और जो है दूसरे जहां से लोग माइग्रेट कर रहे हैं वो जो है वो प्लस में जा रहा है। पूरी दुनिया भर में आपको पता है अर्बनाइजेशन हो रही है, सिंध में जो है वो डी अर्बनाइजेशन हो रही है। सिंध में देहातों की तादाद बढ़ रही है और जो है वो शहरों के कराची में फैसल सब्जवारी साहब ने लेटर लिखा नादरा को कि कराची से में के एड्रेस पे जारी होने वाले आईडी कार्ड्स का जरा हमें डाटा दे दें और बेफॉर्म का। 1,92,00,000 वो लोग रह रहे हैं कराची में, नादरा बता रहा है, जिनका एड्रेस कराची का है। अच्छा। आईडी कार्ड और बेफॉर्म 1,92,00,000। और 7 अप्रैल को सेंसस डिपार्टमेंट अपनी 98% जो है वो सेंसस कंप्लीट करके रिपोर्ट दे रहा है कि 2% रह गई और कराची की आबादी 1,43,00,000 है। कैन यू इमेजिन? डिस्क्रिपेंसी है बिल्कुल। अच्छा, इसको अब एड्रेस क्या उन्होंने क्या कहा आज जो सीनियर मिनिस्टर्स आपसे मिले, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली आपके पीपल्स पार्टी से भी गिले शिकवे हैं, जो कायरा साहब ने कह दिया आपके एतराजात वैलिड है, वे फॉरवर्ड क्या बताया? देखिए, पहली बात ये कि आदिल भाई, हम इस पे सियासत नहीं करना चाहते। ठीक है, दिस इज द मैटर ऑफ आवर लाइफ एंड डेथ, जनरेशंस लाइफ एंड डेथ। अगर आप हम और ये इतनी बड़ी गिनेंगे ही नहीं, अगर आप इतने बड़े फसाद को आप जन्म देंगे खुदा ना खास्ता, कि आम आदमी रहने वाला मेरे शहर में, जिस भी शहर, अगर उसको ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी ना हो कि यार उसको इस मुल्क में सही गिना ही नहीं जा रहा, चलें आप वोट में धांधली कर लें, हल्का बंदियों में धांधली कर दें, आप डेवलपमेंट धांधली, यार आप उसको गिन ही नहीं रहे, तो मैं अपने आप को कैसे तसल्ली दूं कि मैं इस रियासत का हिस्सा हूं, मैं इस मुल्क का हिस्सा हूं? ये बहुत खतरनाक बात, इसके बड़े दूर। इसलिए मैं इस पे सियासत, मेरी पार्टी सियासत नहीं करी, हम जेन्युइनली कह रहे हैं सारे लोगों को, सारे ओहदेदारों को, हुकूमत को, वजीर आजम साहब, वजीर आला और नीचे तमाम लोगों को, कि प्लीज ना किसी को ज्यादा गिनिए और ना किसी को कम गिनिए। आज की मीटिंग में यह तय हो गई बात कि ये बात फाइनल हो गई कि हमारे एतराज़ात जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, सारे पता भी चल गया कहाँ कहाँ मैटर। अब हम वे फॉरवर्ड पे जा रही है, कल भी मीटिंग्स हैं, इसके बाद भी मीटिंग तय, कल की मीटिंग आज ही तय हो गई कि कल कितनी मीटिंग्स हैं और किस किस को और इन्वॉल्व किया जा रहा है, कितने डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है। अब वे फॉरवर्ड की बात हो रही है कि अब ये जो खामियां निकल कर आ गई हैं, अब इसको सही कैसे किया जाए, कैसे सही करते हैं। मेरे पास अभी आज इस वक्त उसका जवाब नहीं है, लेकिन मैं आज के दिन आपको ये कह सकता हूं कि हमारी तमाम जो खदशात और जो हमने तमाम जो कंप्लेन और तमाम जो कमी रह गई थी, उसको वफाकी हुकूमत ने और ओहदेदारों ने एडमिट किया है, एक्सेप्ट किया है और इस बात का अंदिया दिया है कि हम इसको सही करेंगे। मुस्तफा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया। जिस तरह मुस्तफा साहब ने कहा कि इस पर वो सियासत नहीं कर रहे, सियासत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब
आप एक मुल्क के शहरी हैं और आपको गिना ही ना जाए, तो जाहिर बात है अब तो पीपल्स पार्टी भी मान रही है, गवर्नमेंट भी मान रही है कि MQM पाकिस्तान की ये जो एतराज़ात है, और ये सिर्फ MQM पाकिस्तान के नहीं है, कराची के शहरियों के हैं, ये जो एतराज़ात हैं कि हमें सही गिना ही नहीं जा रहा, बड़े वैलिड एतराज़ात हैं। अगर सेंसस की जो डेडलाइन है अगर वो एक्सटेंड भी करनी पड़े 2-3 हफ्ते 1 महीना, वो कर ली जाए, दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। लेकिन गिनना जो है वो पूरा जाना चाहिए। वोट बेशक आप ना गिने, लेकिन इंसानों को पूरा गिनना चाहिए। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़र रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @AdilShahzeb। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।